खबरें खेल जगत से है। रियो में आज के प्रदर्शन और भारत के आज होने वाले मुकाबलों पर जानकारी लेने के लिए बात करते अपने संवाददाता तेजिंदर सिंह के साथ। नमस्कार, डीडी न्यूज एट रियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कौन ऐसा खिलाड़ी है जिससे रियो ओलंपिक्स के आखिरी दिन हमें पदक की उम्मीद है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि शनिवार के दिन रियो ओलंपिक्स में कौन सी खबरें अहम रहीं। रियो ओलंपिक्स के आखिरी दिन कुश्ती के 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के योगेश्वर कुमार अपनी चुनौती पेश करेंगे। योगेश्वर से पदक की सबको उम्मीदें हैं। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक्स में कांस्य पदक हासिल किया था। ब्राजील की मेजबानी में चल रहे रियो ओलंपिक खेलों में भारत को अब तक 2 ही मेडल मिले हैं। पहला मेडल पहलवान साक्षी मलिक ने दिलाया, तो वहीं दूसरा मेडल सिल्वर के रूप में पीवी सिंधु ने जीता। ओलंपिक में अब तक के सबसे बड़े दल के साथ उतरे भारत को कई खिलाड़ियों से मेडल की उम्मीद थी, लेकिन अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस जैसे दिग्गज कुछ खास नहीं कर पाए। अब भारत की आखिरी उम्मीद पहलवान योगेश्वर दत्त पर है। योगेश्वर दत्त ने लंदन ओलंपिक में 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस बार वह 65 किलोग्राम भार वर्ग में उतरेंगे। उनका मुकाबला आखिरी दिन 21 अगस्त को होगा। योगेश्वर भारत की ओर से कुश्ती में मेडल जीतने वाले तीसरे पहलवान हैं। सबसे पहले 1952 के ओलंपिक खेलों में भारत के केडी जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक में पहलवान सुशील कुमार ने ब्रॉन्ज जीतने में कामयाबी हासिल की। लंदन ओलंपिक में एक समय ऐसा लग रहा था कि योगेश्वर दत्त मेडल नहीं जीत पाएंगे और 60 किलोग्राम भार वर्ग में अंतिम 8 के मुकाबले में रूस के पहलवान से हार गए थे, लेकिन वह लकी रहे और उन्हें कुश्ती के एक नियम का फायदा मिला। उन्हें हराने वाला रूसी पहलवान फाइनल में पहुंच गया और योगेश्वर दत्त को रैपिड चेज राउंड में मौका मिल गया। इसमें उन्हें 2 मैच खेलने पड़े। सबसे पहले उन्होंने प्यूर्तो रिको के पहलवान को हराया और फिर दूसरे मुकाबले में ईरान के पहलवान को हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। योगेश्वर ने एशियन क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में ओलंपिक का कोटा हासिल किया था। उन्होंने पहले दौर में कोरिया के जू सोंग किम को 8-1 से हराया था। इसके बाद वियतनाम के जुआन डिंग को क्वार्टर फाइनल में तकनीकी वर्चस्व के आधार पर हराया। सेमीफाइनल में योगेश्वर ने कोरिया के सेओंग चुल ली को 7-2 से मात दी। इसी के साथ उन्होंने ओलंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली। गौरतलब है कि हर श्रेणी में से शीर्ष 2 खिलाड़ियों को ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है। इसी नियम के तहत योगेश्वर को इसका टिकट मिला। वास्तव में वह बचपन से ही चोट का शिकार रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुश्ती के प्रति अपने लगाव को कम नहीं होने दिया। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही कुश्ती से नाता जोड़ लिया था और अब उनकी सफलता से तो हर कोई परिचित ही है। सोनीपत हरियाणा के योगेश्वर ने अपनी तैयारी किसी और के साथ नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन एशियन गेम्स मेडल के विजेता रहे बजरंग के साथ किया है। योगेश्वर ने दोहा एशियाई खेल 2006 में 60 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में योगेश्वर के रिकॉर्ड का भारत में कोई सानी नहीं है। उन्होंने दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल 2010 और ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल 2014 में गोल्ड मेडल जीता था। योगेश्वर की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। रियो ओलंपिक्स में महिला गोल्फ में भारत की अदिति अशोक ने चौथे दिन 5 ओवर 76 के स्कोर के साथ 41वां स्थान हासिल किया। पहले 2 दिन उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और दूसरे दिन वो संयुक्त रूप से 8वें स्थान पर थीं, लेकिन तीसरे दिन का खेल उन्होंने काफी खराब खेला, जिसके बाद वो शीर्ष में नहीं रह पाईं। जिम्नास्टिक्स में शानदार प्रदर्शन कर सुर्खियां बटोरने वाली दीपा कर्माकर का कहना है कि वो अगले ओलंपिक्स में और शानदार प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगी। दीपा ने जिम्नास्टिक्स में वॉल्ट में 4था स्थान हासिल किया था। इस बार रियो ओलंपिक में वुमेन पावर की धूम थी और उसमें एक कड़ी थी दीपा कर्माकर। आइए बात करते हैं उनसे और पता करते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। दीपा, पहला ओलंपिक्स और धमाल मचा दिया। मुझे नहीं लगता मैंने कुछ धमाल मचाया। अगर मेडल लाती तो मैं बोल पाती हाँ पूरा धमाल था, एकदम छोटा बम बड़ा धमाका। पर देखिए हाँ मैं 4th प्लेस में आई। तर हाँ मेरा उस दिन का परफॉर्मेंस अच्छा था। मैं खुश थी उस परफॉर्मेंस से कि मेरा फर्स्ट टाइम 15+ हुआ ऐसे इतना बड़ा पोडियम पे। पर देखिए मेडल तो मेरे से जिन 3 मिला वो मेरे से ज़्यादा अच्छे थे, ये मैं मानती हूँ, डिज़र्व करते। सिमन बाइल्स उनकी तो लाजवाब है। पसीका लास्ट ईयर के मेडलिस्ट है और स्विस वो तो मेरी रोल मेडल है। तो मैं उनको सोचती हूँ कि आगे मेरा ये रहेगा कि मैं उनको काटना है, उनसे मुझे स्कोर अच्छा लेना है। बहुत ही कम पॉइंट्स थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और जब
एक टाइम पे आप सेकंड थर्ड पे चल रहे थे, तो कहीं पे लगा कि शायद मेडल आने वाला है? नहीं, मैंने जब ख़त्म किया था तभी, अगर मैं फर्स्ट रैंक पे रहता तो पक्का मेडल आता। जब ख़त्म किया, मैं जब देखा सेकंड, तभी मैंने सर को बोला सर नहीं, मैं फोर्थ में जाऊंगी, क्योंकि जो 3 थे उन लोगों का वॉल्ट मिस होने का चांसेस ही नहीं था। अगर मिस होता तो, पर ऐसे हम नहीं बोल सकते एक स्पोर्ट्स पर्सन किसी के मिस होकर मुझे मिले, मैं उसके साथ कम्पीट करके मुझे मिलना अच्छा होता है। वो इस ओलंपिक में खास जो चीज़ नज़र आई है कि हमारी जो वुमेन एथलीट्स है उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। आप, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु, कहाँ मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो हमारी वुमेन एथलीट्स को स्पेशल बनाती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमने ज़्यादा मेहनत किया, क्योंकि हाँ इसीलिए रिज़ल्ट आया, कुछ तो आया। सिल्वर आया, पहली बार वुमेंस में सिल्वर। सिंधु का और साक्षी को, दोनों को मुझे बहुत बहुत कंग्रेचुलेट, क्योंकि इन लोगों ने इतना अच्छा हमारे झंडे के ऊपर चढ़ाया, तो उनके ऊपर हम बहुत प्राउड फील करते हैं। इस बार परफॉर्मेंस आपकी बेहतरीन थी, मेडल से चूके, लेकिन आपके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है जो मतलब आप इस वक्त जब इतना कुछ हो गया, आपके लिए आपके दिमाग में क्या आता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको आप इस टाइम पे थैंक यू बोलना चाहेंगे? जैसे मेरे कोच मिस्टर विश्वेश्वर नंदी सर, मेरे गुरु, उनके बिना तो इस पोडियम बिना इम्पॉसिबल था, इतना सपोर्ट था। साथ में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डीजी सर की बहुत, जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री, हमारी स्टेट, त्रिपुरा स्टेट और गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन, इनका बहुत सपोर्ट था। इनको बहुत बहुत थैंक यू, स्पेशली साई को, क्योंकि उन्होंने हमारा जब क्वालिफाई हुआ उसके बाद फ्रांस से इक्विपमेंट मंगवाया। हमारे 20 दिन में वो इक्विपमेंट आया, वो फ्रांस से, बहुत डिफ़िकल्टी था, पर उनको बहुत थैंक यू। अगर ना लाते ये इक्विपमेंट शायद हमें बहुत फ़र्क पड़ता परफॉर्मेंस में। अगली बार टोक्यो ओलंपिक्स में पूरा कोशिश रहेगा कि इस पोडियम किसी भी हालत में ना छूटे। खेल मंत्री विजय गोयल ने दीपा कर्माकर के प्रदर्शन की जमकर सराहना की और कहा कि वो ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। दीपा कर्माकर ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रियो ओलंपिक के अंदर की है, तो कोई भी पुरस्कार उनके लिए बड़ा नहीं है, तो जाहिर तौर पे उनके नाम पर तो ज़रूर विचार होगा। 6 साल की उम्र से नंदी सर ने उनके साथ कोचिंग की है, और ये बात नंदी सर नहीं मुझे बता रहे, ये बात मुझे दीपा बता रही हैं जी, कि 12 साल से मैं उनके साथ लगातार कंटिन्यूसली अपनी कोचिंग ले रही हूँ उनसे। आज मैं ये कह सकता हूँ दीपा कर्माकर के ऊपर हमें इस देश को गर्व है। चीन के चैनलॉन्ग ने बैडमिंटन में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। फाइनल मुकाबले में उन्होंने मलेशिया के ली चोंगवेई को 21-18, 21-18 से मात दी। ये तीसरा मौका है जब ली चोंगवेई बैडमिंटन में ओलंपिक्स में फाइनल में तो पहुंचे, लेकिन जीतने में नाकाम रहे। हुसैन बोल्ट का जलवा एक बार फिर ट्रैक पर देखने को मिला। हुसैन बोल्ट 4x100 मीटर में अपनी टीम के साथ स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने इसी के साथ रियो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक की हैट्रिक पूरी कर ली है। ये तीसरा मौका है जब हुसैन बोल्ट लगातार ओलंपिक्स में 3 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे हैं। हुसैन बोल्ट ने ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर ट्रैक को अलविदा कह दिया है। अपने करियर की आखिरी रेस में हिस्सा लेते हुए बोल्ट ने जमाइका को 4x100 मीटर रिले में स्वर्ण पदक दिलाया। जमाइका की टीम ने 4x100 मीटर रिले 37.27 सेकंड में पूरी की। ये इस सीजन में उनका अब तक का सबसे अच्छा समय है। जापान ने 0.33 सेकंड पीछे रहते हुए रजत जीता, जबकि कनाडा को 37.60 सेकंड के साथ कांस्य मिला। तीसरे स्थान पर अमेरिका की टीम रही थी, लेकिन उसे अयोग्य करार दिया गया, जिसके बाद कनाडा को इस स्पर्धा में पदक प्राप्त हुआ। इस तरह जाते जाते बोल्ट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि धरती पर उनसे तेज दौड़ने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है। बोल्ट ने एथलेटिक्स की दुनिया में नया इतिहास रचते हुए रियो ओलंपिक में तीसरा स्वर्ण पदक जीता। वो 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में भी स्वर्ण पदक हासिल कर चुके हैं। इस तरह बोल्ट ने ओलंपिक में हैट्रिक लगाई। बीजिंग, लंदन और अब रियो, तीनों ही बार उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। बोल्ट का ओलंपिक में ये कुल 9वां स्वर्ण पदक रहा। रियो ओलंपिक्स में बोल्ट जमैका के किसी वेट की जरूरत नहीं, इसलिए फ्रांस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को It's brilliant. It's just unreal. It's surreal. It's a great feeling. I did extremely well. My team came through for me, which means a lot. I told these guys, I said, don't worry, we have your back, and they came through.
No, as long as we got the baton around, it was never in doubt. We knew we were going to do well. We always do well when we run a good and solid run. बोल्ट के स्वर्णिम सफर पर भले ही विराम लग गया हो, लेकिन इस खिलाड़ी की रफ्तार ने जो इतिहास लिखा है उसे हमेशा याद किया जाएगा। धरती के सबसे तेज धावक, चैंपियन, रफ्तार के बादशाह, ना जाने ऐसे कितने ही विशेषण बोल्ट के लिए इन 9 साल में गढ़े गए हैं और अब उनकी उपलब्धियों को बयान करने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। एक बेहद खुशनुमा व्यक्ति, बेहद सफल एथलीट बोल्ट ने इतने लंबे अरसे में ना तो अपने खेल को प्रभावित होने दिया और ना ही दुनिया भर में फैले अपने प्रशंसकों को निराश किया। बोल्ट की माने तो उनका मिशन ओलंपिक अब पूरा हो चुका है। एथलेटिक्स पर छाए डोप के साये के बीच बोल्ट आदर्श खिलाड़ी के रूप में भी याद किए जाएंगे, जो कभी किसी डोप टेस्ट में फेल नहीं हुए। रियो डी जेनेरो में आने वाले सैलानियों की कोशिश होती है कि अगर वो यहां पहुंचे तो क्राइस्ट द रिडीमर का स्टैच्यू देखने के लिए जरूर जाएं। क्राइस्ट द रिडीमर ईसा मसीह की वो प्रतिमा है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैच्यू माना जाता है और ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। रियो में इन दिनों खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और दुनिया भर के फैंस यहां हर एक पल का गवाह बनने को बेताब हैं। खेल की चकाचौंध से हटकर भी रियो में बहुत कुछ है जो सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो में स्थापित ईसा मसीह का एक ऐसा प्रतीक है जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है, जो विश्व के 7 अजूबों में शामिल है। इस प्रतीक का दीदार करने के लिए यहाँ सैलानियों का तांता लगा हुआ है। It's very beautiful. I am very happy. Rio is fantastic. It's my first time here. A lot of beer here in Rio. Excellent. I knew it would be a big attraction. I definitely wanted to come here. It's amazing. It's so enormous. You don't quite expect it, and there's something strange about it overlooking the whole city. I came as a volunteer here to Brazil, and I think it's the most beautiful place I have ever seen. क्राइस्ट द रिडीमर की यह प्रतिमा अपने 9.5 मीटर आधार सहित 39.6 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी है। इसका वजन 635 टन है और कोर्कोवाडो पर्वत की चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2300 फुट है, जहां से पूरा शहर दिखाई देता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची मूर्ति है। ईसाई धर्म के एक प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राजील की एक पहचान बन गई है। यह मजबूत कंक्रीट और सॉफ्ट स्टोन से बनी है। इसका निर्माण 1922 और 1931 के बीच किया गया था। रियो ओलंपिक्स में पहुंचने वाले लोग, यहां पहुंचने वाले एथलीट्स, दर्शक, शायद ही कोई ऐसा होगा जो रियो आया होगा और क्राइस्ट द रिडीमर देखने के लिए यहां ना पहुंचा होगा। और यहां आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि वाकई ये एहसास होता है कि क्यों 2007 में जब दुनिया के नए 7 अजूबों को चुना गया था तो उनमें से क्राइस्ट द रिडीमर को रखा गया था। कैमरामैन एमजी सुरेंद्र के साथ तेजेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, रियो डी जेनेरो। डीडी न्यूज एट रियो में आज फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज।